मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई। वो घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार ही वो घर आ जाते थे। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था जो अब 19 साल का हो गया था। इसलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और लाड भी किया करती थी, और वो कुछ भी करता तो उसको कोई रोक टोक नहीं करती थी। मेरे ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वो दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुराल की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और हर महीने किराए की टेंशन भी रहती थी। मेरा देवर सारा दिन घर से बाहर भी नहीं जाता था और मेरी सास उसे कुछ नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा देवर हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही उसने खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और वो पूछने लगी, अभय बेटा, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगा, मुझे मरीज़ देखने जाना है, रात के 9 बज चुके हैं। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखकर पूछा, ये अभय क्या कह रहा था? मेरी तो समझ से बाहर है। कुछ भी समझ नहीं आया जो भी कहा उसने। मैं कहने लगी, माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मेरी सास अपना खाना खाने के बाद देवर के कमरे के पास गई तो देखा कि उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मेरी सास ने मुझे कहा कि गेट में ताला लगा लिया या नहीं। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, इसलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद रखते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। और फिर से दूसरे दिन यही हुआ था कि आज भी ताला लगा हुआ था और अभय कह रहा था कि मैं मरीज़ देखने के लिए जा रहा हूँ। हमें ये बात तो अच्छी लग रही थी क्योंकि अभय में कोई गलत बात नहीं थी, मगर हमने अभय की बातों को गंभीरता से लिया था, क्योंकि मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने अकेले कमरे में डर लगता था, इसलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर अपने कमरे में ही रहता था। मेरी सास शुगर की पेशेंट थी। उनकी दवाई देवर के कमरे में रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी, लेकिन मेरे देवर को मैंने बहुत आवाज़ दी, मगर उसने अपना कमरा नहीं खोला और ना ही उसकी कोई आवाज़ आ रही थी। मैं तो चली गई और अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी, चलो आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उसकी खबर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई वो हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे के बाहर आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ था। बस मुझे हमेशा इसी बात का गुस्सा आता था। मेरी सास सुबह 6 बजे ही पूजा करने के लिए चली गई थी। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की और फिर मैंने चाय बनाई और अपने सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी कि तुम रात में भी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे, और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवा लेने गई थी, तुमने कमरा क्यों नहीं खोला? तभी मेरे देवर ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफ़ी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ पर थमा दिए। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी अभय का चेहरा देखने लगी। फिर बोली, अभय, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वो कहने लगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था, रात भर मेरी ड्यूटी वहीं पर ही थी। मेरी सास अभय का मुंह देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, अभय, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैंने ये पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि घर की परेशानियों को दूर करने के लिए दे रहा हूँ। क्या इतना ही काफ़ी नहीं, या कुछ और भी बताऊँ? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था, बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान रही थी
कि वो सारी बातें मेरी सास को सुनाने के लिए बोल रहा था और अपनी माँ पर ही डाल रहा था। तभी मेरी सास ने पैसे अपने हाथ में ले लिए और उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर नाश्ता करने के बाद अभय कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। अभय के जाने के बाद मेरी सास मुझे कहने लगी, मनीषा, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देवर पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या काम कर रहा है। तुम्हें मुझे सारी खबरें लाकर देनी है कि तुम्हारा देवर ये पैसे कहाँ से लाया है। मैंने सास से वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। दिमाग बहुत खराब हो रहा था। दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त को घर बुलाया और उसको अपने देवर के बारे में बताया कि वो रोज़ मरीज देखने के लिए जाता है। काजल मेरी बात सुनकर हैरान हुई थी और वो समझ गई थी कि मेरा देवर हॉस्पिटल चेकअप करने जाता होगा। वो कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मरीज का चेकअप करने जाता है, लेकिन तुम इतना ऐतराज़ के तौर पर क्यों बता रही हो? मैंने कहा कि वो अपने कमरे में आने के बाद मरीज को चेक करता है। शायद कोई मरीज उसके कमरे में होगा। मुझे लगा कि वो कोई काम नहीं करता होगा, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो ये तो अच्छा है। तुम्हारी सास को पैसे भी ज़्यादा लाकर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी ही देर में मेरी सास वहाँ पर आ गई थी। इससे पहले मैं काजल से कुछ और कह पाती, हमारी बात अधूरी ही रह गई थी। उसके बाद पिछले 2 दिन तक मेरी काजल के साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। फिर 1 हफ्ते के बाद काजल हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, मनीषा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करता है। मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगी, काजल, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अपनी बात कही जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, बस बस, ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो मेरे घर के दरवाजे से ही लौट गई थी। आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मुझे काजल के रूप में एक अच्छी फ्रेंड का साथ मिला था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौट कर आ गई थी। फिर मैं रात को अपने देवर को खाना खाने के लिए बुलाने गई थी तो देखा मेरा देवर अपनी खिड़की का ताला खोल रहा था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। मेरी समझ में नहीं आया कि इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही है, और वो भी इतनी रात में। वो ऐसे खिड़की से कहाँ जा रहा था? मैंने चुपके से देखा कि अभय ने बहुत सावधानी से वो खिड़की खोली और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूद गया। मैंने भी अभय का पीछा करने के बारे में सोचा। अभय तेज कदमों से चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा करती रही और वो बस में बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछा करने लगी। अभय एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया और मैंने रिक्शे वाले को पैसे देकर भेज दिया। अभय तो बंगले के अंदर जा चुका था, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक लिया था और कहा कि आप नहीं जा सकती। मैंने कहा कि मैं अभय की भाभी हूँ, मुझे अपने साथ लेकर वो यहाँ पर आया है। तब जाकर कहीं मुझे चौकीदार ने अंदर जाने दिया। मैं उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई। अभय एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं उसे काफ़ी दूरी से देख रही थी। वो वहाँ एक नर्स से पूछ रहा था कि रानी की तबीयत अब कैसी है। वो इनकार करते हुए कहती है कि उनकी किसी भी समय जान जा सकती है। वो एक और कमरे में गया। मैं भी उसका पीछा करते हुए चली गई। मैं उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर था। उस कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल कर लिया था कि तभी अचानक अभय की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, अबे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये किसका घर है? मुझे भी बताओ। तुम 10वीं फेल लड़के हो, तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। अभय मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। अंदर कमरे में एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर लग रही थी। अभय ने बताया कि भाभी ये रानी है और ये मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था कि ये डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इसके पूरे शरीर पर एलर्जी है, जिसकी वजह से लोग इससे दूर रहते हैं। कोई इसकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं इसकी एलर्जी हमें ना लग जाए। इसी वजह से
रानी के पति ने भी उसे तलाक दे दिया। रानी के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। ये बिल्कुल तनहा हो चुकी थी। एक दिन ये सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक गिर गई, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एलर्जी फैली हुई है। मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं रानी की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी मदद रानी को बहुत पसंद आई थी। रानी ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर पर आया तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक एलर्जी है और मेरे बॉडी में बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से भी डरते हैं कि कहीं ये बीमारी उनको ना हो जाए। और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ रहे। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम ये दौलत भी काम नहीं आ रही। तभी उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के समय मेरे पास आकर बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो मैं किसी तरह गुजार लेती हूँ, लेकिन रात गुजार नहीं पाती। मैं उसकी बात को मान गया था, इसलिए मैंने रानी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आज घर की हालत की वजह से ही भाई हमसे दूर रहकर पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और रानी का भी काम हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने रानी से शादी कर ली। दोपहर के टाइम वो नर्स रानी का ख्याल रखती है और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। रानी ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। मैं अभय की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब है कि अभय ने 19 साल का होते हुए बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने अभय से पूछा, क्या ये बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई? वो हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग गई तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा ना, मगर आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभय कहने लगा, अच्छा भाभी अब मुझे रानी के पास जाने दो। जब वो अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक रानी ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम पर कर दी थी। मैंने घर आकर सारी बात अपनी सास को बता दी थी। वो बहुत रो रही थी। उन्हें अभय की बहुत फिक्र हो रही थी। अब हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट कर आ गए थे और अब हम सब अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।